हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, एलसी ऑसिलेशंस। अब इसमें करना क्या है वो समझो। सबसे पहले नाम क्यों पड़ा इसका ऑसिलेशन, ठीक है, वो समझते हैं। कि सपोज हमने इनिशियली कैपेसिटर को चार्ज करके रखा है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। ओके, चार्ज करके रख दिया। चार्ज कैसे किया हमने, तो यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट की हुई थी, बैटरी में से चार्ज निकला, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, फिर हमने कैपेसिटर को बैटरी से अलग कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इंडक्टर के साथ उसी कैपेसिटर को कनेक्ट किया। सपोज t इक्वल टू 0 टाइम पे, मतलब जब हमने कनेक्ट किया तभी हमने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया। अब होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ही कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में इंडक्टर को हमने कनेक्ट किया, ये जो चार्ज है उसको ये सर्किट में फ्लो होने का चांस मिल गया। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उसको कहाँ पे जाना है, पॉजिटिव के पास, बट बीच में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास नहीं जा सकते। तो यहाँ पे दूसरा पाथ मिल गया तो जाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज होगा। मतलब जैसे जैसे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कम होता जाएगा वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और करंट इंक्रीज होता जाएगा तो कैपेसिटर की अगर एनर्जी की बात करें तो Q²/2C डिक्रीज होगी। तो इंडक्टर की एनर्जी की बात करें तो ½ Li² इंक्रीज होगी, क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है बट सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज हो रहा है। अब इसका मतलब क्या कि मान लो कि कैपेसिटर के पास 100 जूल एनर्जी थी, उसी टाइम पे इंडक्टर के पास 0 एनर्जी थी। धीरे 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 कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि समझो यहाँ पे कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग है बट ये इंडक्टर का चार्जिंग हो रहा है, और जब इंडक्टर चार्ज होता है तब करंट है वो 0 से लेके मैक्सिमम तक जाता है। करंट है वो 0 से लेके मैक्सिमम तक जाता है। ठीक है, तो धीरे 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 कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, इंडक्टर के अंदर एनर्जी इंक्रीज होगी। यहाँ पे एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज कोई एक टाइम पे यहाँ पे एनर्जी हुई 70 जूल, तो इंडक्टर के अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा और उस हिसाब से यहाँ पे इंडक्टर चार्ज हुआ सपोज 30 जूल एनर्जी से। ओके, टोटल एनर्जी रहेगी कांस्टेंट अगर हमने सिस्टम है वो आइडियल ली है तो। आइडियल सिस्टम पॉसिबल नहीं है, बट अगर हमने आइडियल सिस्टम ली है तो हो सकता है कि यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट रहे। ठीक है, अभी सपोज आफ्टर सम टाइम यहाँ पे बच गई 20 जूल एनर्जी, तो यहाँ पे आ जाएगी 80 जूल एनर्जी। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज हो गया, यहाँ का चार्ज है वो काफ़ी डिक्रीज हो गया। ठीक है, फिर आफ्टर सम टाइम यहाँ पे एनर्जी फिनिश हो गई, मतलब ये हो गया 0 जूल और यहाँ पे 100% एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई इंडक्टर में। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे फिनिश हो गया। ओके, और ये जो कैपेसिटर है उसके अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम बना। ठीक है, चलो अभी एनर्जी पूरी ट्रांसफ़र हुई कैपेसिटर टू इंडक्टर। अब देखो, किसी भी डिवाइस को जब हम चार्ज करते हैं, है ना, किसी भी डिवाइस को जब हम चार्ज करते हैं, जब तक हम एक्सटर्नल प्रेशर सप्लाई करते हैं तब तक उसका चार्जिंग होता है। बट सपोज मैंने ये बैटरी हटा दी
और डायरेक्ट ये कनेक्ट कर दिया तो ये ऑपोजिट वे में डिस्चार्ज होगा। तो सेम वे यहाँ पे इंडक्टर को डिस्चार्ज होने का मौका मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब ये बैटरी हमने निकाल दी है। और कैपेसिटर जब अनचार्ज होता है तब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे जो करंट यहाँ से निकलने वाला है उसके लिए ये पाथ क्लोज हो गया, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जब तक प्लेट है वो खाली है तब तक वो चार्ज को एक्सेप्ट करेगी, तब तक इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो हो सकता है। क्लियर? अभी क्या होगा, अभी पहले जो करंट आया था पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव की ओर, अभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही करंट जाएगा और कैपेसिटर है वो ऑपोजिट वे में चार्ज होगा। मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, कैपेसिटर की ये प्लेट है वो पॉजिटिव बनना स्टार्ट होगी। मतलब यहाँ पे 100 जूल एनर्जी से कुछ टाइम बाद रहेगी 70 जूल, तो यहाँ पे आ जाएगी 30 जूल। आफ्टर सम टाइम यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज होती गई, यहाँ पे 40 जूल रहेगी, तो यहाँ पे 60 जूल, यहाँ पे 0 जूल, तो यहाँ पे 100 जूल। तब हम मानेंगे कि जो इंडक्टर है उसकी पूरी एनर्जी है वो कैपेसिटर को मिल गई। फिर करंट की डायरेक्शन नेक्स्ट साइकिल में चेंज होगी, फिर करंट ऐसे मूव होगा, फिर दूसरी बार भी ऐसे। क्यों? क्योंकि पहली बार जब ये राउंड घूम रहा है, तब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। सेकेंड टाइम जब ये राउंड हो रहा है तब कैपेसिटर ऑपोजिट वे में चार्ज हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आना है। मतलब क्या कि फर्स्ट साइकिल में ये नेगेटिव चार्ज है वो पहले 0 तक आएगा, उसके बाद वाली साइकिल में 0 से ये चार्ज पॉजिटिव तक जाएगा। सेम वे ये पॉजिटिव से 0 जाएगा और 0 से वापस नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सर्किट है उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि चार्ज ऑसिलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज उधर जाएगा, उधर से वापस इधर आएगा। ठीक है, करंट ऑसिलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन है वो कुछ टाइम के लिए ये रहेगी, फिर आफ्टर सम टाइम ऑपोजिट होगी। एनर्जी ऑसिलेट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो कैपेसिटर में स्टार्टिंग में ये डिक्रीज हो रही थी, फिर ये इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पे चार्ज, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑसिलेट हो रहे हैं बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इसीलिए हमने ये सर्किट को नाम दिया एलसी ऑसिलेशंस। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और टोटल एनर्जी के लिए इक्वेशंस बनाने हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर देते हैं डेरिवेशन से। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, आपको अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया सेम वैसा ही आपको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं किरचॉफ्स सेकंड रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लो। देखो यहाँ पे ये लूप हम सिलेक्ट करने वाले हैं, मतलब लूप में हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो कैपेसिटर का देखो यहाँ पे सेकेंड टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, इसीलिए हम Q/C ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि करंट है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि करंट इंक्रीज हो रहा है और चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो फिर अगर करंट इंक्रीज होता है तो इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उसको डिक्रीज कराने की ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला है -L × मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब ये रहेगा कि di/dt है वो अपोज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन करंट है वो अपोज हो रहा है। मतलब अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज कराने की ट्राई हो रही है, इसीलिए ये टर्मिनल बन जाएगा पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव। हमें साइन देखनी है सेकेंड टर्मिनल की, इसलिए यहाँ पे ईएमएफ आएगा नेगेटिव। तो -L × di/dt और इक्वल टू 0।
एक चीज़ याद रखना, जब हम करंट की जगह पे चार्ज बाय टाइम लिखेंगे dq बाई dt, तब नेगेटिव लिखना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि करंट हमने लिया है इंक्रीजिंग, चार्ज डिक्रीजिंग, चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो dq बाई dt आपको मिलेगा नेगेटिव, बट करंट इंक्रीजिंग है इसलिए आएगा माइनस dq बाई dt। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो लिख लिया q बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी। अभी देखो, ये जो पूरा इक्वेशन है उसको चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं q बाई सी एज इट इज़ रखूँगा माइनस एल डी बाई डी टी, और जो करंट है उसकी जगह पे मैं लिखूँगा माइनस डी क्यू बाई डी टी और इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी देखो, ये वाला टर्म है मैं पहले लिख रहा हूँ, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव मिलके हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये देखो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू डिवाइड बाई एल सी इक्वल टू मैं ज़ीरो लिख सकता हूँ पूरे इक्वेशन को, अगर मैं एल से डिवाइड कर दूँ तो। ठीक है, चलो, तो ये जो हमें मिला है यहाँ पे वो है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर चार्ज ऑफ एल सी ऑसिलेशन। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये जो चार्ज है उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाता है, क्योंकि हमने 11th स्टैंडर्ड में सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन देखा था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू ज़ीरो, आपको याद है तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी सर्किट के लिए चार्ज है। ठीक है, जो आपको ओमेगा स्क्वायर नज़र आ रहा है वो 1/LC है। ठीक है ना, और जो वेलोसिटी थी आपको याद है तो dx बाई डी टी हम बोला करते थे, तो अभी आएगा dq बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी की जगह पे क्या है, करंट। ठीक है, तो ये सब कंपैरिजन भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे this equation has the form of d square x by dt square plus omega naught square x equal to 0 for a simple harmonic motion या तो simple harmonic oscillation। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि 1/LC है वो क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर है। तो हेंस आप लिख सकते हो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा नॉट आपको मिलेगा 1/√LC। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज का वेरिएशन कैसे होगा, तो सेम वे इसी इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। कैसे, तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिलता था x इक्वल टू, अगर आपको पता है तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या तो साइन या तो कॉस ले सकते हो आप। हमारे केस में कॉस आएगा क्योंकि t इक्वल टू ज़ीरो टाइम पे चार्ज मैक्सिमम है। ठीक है, और कॉस का ग्राफ है वो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा। ओके, तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, q। a मतलब क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब हम बोलते थे ना ये एम्पलीट्यूड है। ओके, कॉस ओमेगा नॉट टी, ओमेगा तो है ही हमारे पास, और फाई है वो इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज का मतलब रहेगा कि कौन से टाइम पे हमने कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने दिया था। अभी हमने तो ज़ीरो टाइम पे डिस्चार्ज होने दिया था तो इनिशियल फेज आएगा नहीं, बट फिर भी हम इनिशियल फेज की वैल्यू अलग से निकाल लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे चार्ज वेरीज sinusoidally with time as आप लिखोगे चार्ज Q इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, ठीक है, वेयर क्यू एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज Q। ये आप साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका अभी मेन इक्वेशन है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ठीक है। अभी हमें निकालना है फाई। तो फाई क्या है? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? टी इक्वल टू ज़ीरो टाइम। तो एट टी इक्वल टू ज़ीरो चार्ज क्या था? मैक्सिमम। तो क्यू क्या था? मैक्सिमम। हैंस क्यू की जगह पे आप क्या लिखोगे? क्यू एम। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? क्यू इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। क्यू की जगह पे क्या रखना है? क्यू एम। और जब हम क्यू की जगह पे क्यू एम लिख रहे हैं तब टी की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? ज़ीरो। तो यहाँ पे क्यू एम कट, वन इक्वल टू कॉस फाइव आएगा, मतलब फाइव की वैल्यू है वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो इसी कंडीशन के लिए फाइव इक्वल टू मिल रहा है 0, ओके। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 3 रिजल्ट क्या मिलेगा? Q इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी। Q इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो चार्ज है वो ये इक्वेशन के हिसाब से ऑसिलेट हो रहा है, और कॉस की वैल्यू बिटवीन प्लस और -1 चेंज होती रहेगी, ठीक है। अभी निकालते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है? माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे माइनस डी बाई डी टी, क्यू की जगह पे क्या आएगा? क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी, माइनस क्यू एम एज इट इज, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट टी का फिर से डिफ्रेंशिएशन करो, चेन रूल। तो ओमेगा नॉट और टी का डिफ्रेंशिएशन होगा 1। तो ये बना क्यू एम ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। मतलब ये जो मल्टीप्लाइड है वो मैक्सिमम करंट है, इसीलिए आई इक्वल टू आप लिख सकते हो आई एम साइन ओमेगा टी। आई इक्वल टू आप लिख सकते हो आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ पे आप लिख दोगे वेर आई एम इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा नॉट, ठीक है। इक्वेशन 4 ये वाला है, और ये है इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो देखो एक ग्राफ आपको मिल रहा है कॉस का, दूसरा ग्राफ आपको मिल रहा है साइन का। अब इसका मतलब क्या समझो कि अगर मैं चार्ज का ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो मुझे इस तरह मिलेगा, और अगर मैं करंट का ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो मुझे इस तरह मिलेगा। देखो जब चार्ज डिक्रीज हो रहा है तब करंट इंक्रीज हो रहा है, जब चार्ज इंक्रीज हो रहा है चाहे ऑपोजिट वे में बट इंक्रीज तो हो रहा है, तब करंट डिक्रीज होगा। जब चार्ज डिक्रीज होगा नेगेटिव साइन में तब करंट इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम पे आया। जब चार्ज फिर से इंक्रीज हो रहा है तब यहाँ पे करंट डिक्रीज हुआ। आपको नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं देखनी है, मैग्नीट्यूड देखना है।
ठीक है। तो इसका मतलब जब कैपेसिटर में से एनर्जी डिक्रीज होगी तब इंडक्टर में एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे आपके हाथ में दो ग्लास है, एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, दूसरा ग्लास खाली है। आप एक ग्लास में जिसमें पानी भरा है उसको कैपेसिटर नाम दे दो, दूसरा जो खाली है उसको इंडक्टर नाम दे दो। फिर धीरे 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 पानी जाने दो दूसरे ग्लास में, इंडक्टर फुल हो गया, फिर वापस पहले ग्लास में आने दो सारा पानी, फिर वापस दूसरे ग्लास में जाने दो सारा पानी। वैसे एनर्जी है वो सिर्फ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब इससे होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? तो एलसी सर्किट है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने रेडिएशन लॉस को काउंट नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने रेडिएशन लॉस को काउंट नहीं किया है। ठीक है, रेडियो और टीवी ट्रांसमीटर्स में यही रेडिएशन यूज़फुल रहता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एल और सी की वैल्यू से हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है और फ्रीक्वेंसी से हम टाइम सेट कर सकते हैं। तो टाइमर सर्किट बनाने के लिए भी एलसी ऑसिलेशन का यूज़ होता है। कोई डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करने के लिए भी एलसी सर्किट का यूज़ होता है। तो बहुत सारे यूजेस है। ठीक है, वरना ऐसे ही क्यों ये ग्लास में से ये ग्लास में, ये ग्लास में से ये ग्लास में पानी डालेगा। ठीक है, सेम वे एनर्जी यहाँ से यहाँ पे यहाँ ट्रांसफ़र करने का दूसरा तो कोई मतलब हो नहीं सकता। बट यहाँ पे होता क्या है कि करंट उस हिसाब से वेरी होता है, तो आपको एक टाइप के डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मिल सकती है। ठीक है, चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अभी आपको साथ में ये देख लेना है। देखो टेक्स्ट बुक में एक ग्राफ ड्रॉ की आपको दिया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो t इक्वल टू 0 टाइम के लिए है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, इंडक्टर एकदम खाली, और उसको कंपेयर किया हुआ है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के साथ। मतलब देखो ये जो ऑसिलेटर है, ये जो ऑसिलेटर आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, समझो ये स्प्रिंग है और ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वहाँ पे ये स्प्रिंग के अंदर कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा। अब इसको हमने इतना खींचा, कहाँ तक खींचा? तो मैक्सिमम तक। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या है? मैक्सिमम, एक्स एम है। सेम वैसे यहाँ पे चार्ज क्या है? मैक्सिमम। ओके, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो Q²/2C के हिसाब से मैक्सिमम होगी क्योंकि चार्ज मैक्सिमम है। सेम वे यहाँ पे एम्पलीट्यूड, मतलब देखो ये एक्सएम है, वही क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो उस हिसाब से इंडक्टर के एक स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ½ वो भी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेट करती है? वेलोसिटी से। सेम वे इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो किससे रिलेट करती है? करंट से। मैंने अभी आपको बताया था कि वेलोसिटी और करंट है वो इक्विवेलेंट क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे एनर्जी थी? ½ mv²। सेम वे यहाँ पे क्या एनर्जी है? ½ Li²। जो मैकेनिकल टर्म में मास था वही इलेक्ट्रिकल टर्म में इंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, सेम वे यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर 0। क्लियर? आफ्टर सम टाइम यहाँ पे दिखाया है, देखो तो थोड़ी बहुत एनर्जी किसको ट्रांसफ़र हो गई? इंडक्टर को। तो सेम वे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देखो कम हो गया। पहले देखो इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट था, अभी इतना सही बचा है। तो मतलब अभी इंटरमीडिएट कंडीशन है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी 0 नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं है, दोनों थोड़ी थोड़ी है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास दो ग्लास थे ना, उसमें एक ग्लास में भी थोड़ा पानी है और दूसरा ग्लास में भी थोड़ा पानी है, इंटरमीडिएट कंडीशन है। ओके, उसके बाद जैसे ही कैपेसिटर टोटल खाली हो गया तो यहाँ पे इंडक्टर है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो मैक्सिमम हो गई। सेम वे यहाँ पे स्प्रिंग आई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, और बट यहाँ पे आते आते वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो गई। सेम वे यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो गया, देखो Im।
तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। सेम वे यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो गया तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर मैक्सिमम हो गई। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे वापस दूसरे ग्लास में से पहले ग्लास में पानी जाना स्टार्ट हो गया। सेम वे इंडक्टर में से एनर्जी जानी स्टार्ट हो गई कैपेसिटर में, बट उसी डायरेक्शन में। देखो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। यहाँ पे स्टार्ट किया था करंट क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि पहले अपर प्लेट पॉजिटिव थी, अभी लोअर प्लेट है वो पॉजिटिव बनने जा रही है और लास्ट में लोअर प्लेट है उसके ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तब तक ये स्प्रिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में कंप्रेस हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी फिर से बन जाएगी मैक्सिमम। यहाँ पे भी चार्ज के फॉर्म में जो एनर्जी है वो मैक्सिमम बन गई। अभी जो नेक्स्ट साइकिल आएगी उसमें देखो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ना उसका एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड है ना, मतलब वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में थी। सेम वे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट एक ही डायरेक्शन में था। अभी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो यहाँ पे मोशन भी चेंज होगी, यहाँ से इस तरफ जाने का स्टार्ट होगा, मतलब वेलोसिटी है वो अभी बन जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है। अभी ये देख लो एनालॉजीज बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। मैकेनिकल क्वांटिटी और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बीच में एनालॉजी देखो तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। देखो हर एक टर्म को आप इजीली याद नहीं रख पाओगे, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए तो अच्छे से ध्यान रखो कि आपको सिर्फ एनर्जी के फॉर्मूला याद रखने हैं और वो आपको पहले से पता है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर। सेम वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में क्या होगा, तो एक एनर्जी होगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी और दूसरी एनर्जी होगी हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कंपेयर करते हैं। जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चार्ज। जहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट k है वहाँ पे मुझे 1/c दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट k वहाँ पे 1/c, जहाँ पे मास m वहाँ पे इंडक्टेंस l। तो देखो यहाँ पे ये मास m तो ये इंडक्टेंस l। जहाँ पे वेलोसिटी नज़र आ रही है v स्क्वायर वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है I स्क्वायर। और अगर मैं लिखूँ v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी तो यहाँ पे I लिखूँगा मैं डी क्यू बाई डी टी। तो अभी देखो हर एक क्वांटिटी आप रिलेट कर सकते हो। एक लेफ्ट हैंड साइड पे है मैकेनिकल सिस्टम, राइट हैंड साइड पे है इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिस्टम। ठीक है, तो ये मास m, यहाँ पे इंडक्टेंस l, फोर्स कांस्टेंट k तो उसके जगह पे आएगा 1/c, डिस्प्लेसमेंट x तो चार्ज q, वेलोसिटी v तो इलेक्ट्रिक करंट I, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और एनर्जी तो हमने सबसे पहले कंपेयर की थी। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। और ये दो बात भी याद रखनी है आपको, नॉट दैट द अबव डिस्कशन ऑफ एलसी ऑसिलेशंस इज़ नॉट रियलिस्टिक फॉर टू रीजंस। क्यों? क्योंकि हमने जो डिस्कशन किया वो आइडियल एलसी ऑसिलेटर सर्किट लेके किया है। अब हर एक इंडक्टर हर एक कैपेसिटर आइडियल तो हो नहीं सकता। देखो एवरी इंडक्टर हैज़ सम रेजिस्टेंस। The effect of this resistance is to introduce a damping effect on the charge and current in circuit and the oscillations finally die away। मतलब देखो अभी जो हमने डिस्कस किया है ना उसमें ऑसिलेशन आपको कांस्टेंट मिलेंगे, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाले, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो आपको ऑसिलेशंस ऐसे मिलेंगे। धीरे 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 एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है। तो फाइनल एनर्जी जो आपको मिलेगी आफ्टर वन साइकिल तो वो थोड़ी रिड्यूस्ड होके मिलेगी। ठीक है, इवन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वेर ज़ीरो, अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो है तब भी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड नॉट रिमेन कांस्टेंट, तब भी एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो इंडक्टर है उसके साथ जो फ्लक्स एसोसिएट होगा वो 100% इसी में से पास हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे एनर्जी थोड़ी रेडिएट होगी. इट इज़ रेडिएटेड अवे फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, तब आपको ये पता चलेगा. ठीक है, क्योंकि जो ऑसिलेटिंग चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं. इन फैक्ट रेडियो एंड टीवी ट्रांसमीटर्स डिपेंड ऑन दिस रेडिएशन. रेडियो एंड टीवी ट्रांसमीटर यही रेडिएशन के ऊपर डिपेंडेड रहते हैं. ठीक है, चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा. अगर किसी को ये टॉपिक में कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो और रिवीजन करते रहना इसका. ओके, इम्पोर्टेंट थियरी है तो मिनिमम 3 to 4 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करो. ओके, कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो. चलो यहाँ तक रखते हैं. थैंक यू.